हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। यार प्यारे बच्चों, हमारा जो आखिरी सेशन था, लास्ट जो हमारा सेशन था, उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था। गाइस जो हमारा सेशन था, आपको याद होगा हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले और हमने बिजनेस फाइनेंस पढ़ा था। हमने मीनिंग देखा था कि जो पैसा हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए, जो मनी हमें रिक्वायर्ड होता है बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, उसको बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। फिर गाइज हमने देखा था कि ये पैसा क्यों चाहिए। याद होगा, स्टेब्लिश करना, रन करना, एक्सपेंड करना, मॉडर्नाइज करना, डाइवर्सिफाई करना। मैंने कहा उसके बाद हमने देखा का ये जो फाइनेंस होता है, ये जो पैसा होता है, हम लोग अलग अलग सोर्सेस से लेके आ सकते हैं। तो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। यार हमने जो हमारा आखिरी लेक्चर था उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर समझा था कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल। मतलब हमारी ये जो कैपिटल है उसमें कितना डेट है, हमारी ये जो कैपिटल है उसमें कितना इक्विटी है। आ रहा सुन में? तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हमने हमारी कैपिटल में डेट और इक्विटी का क्या स्ट्रक्चर यूज किया है। क्लैरिटी है गाइस, दिमाग में सेट हो गया अपने को। फिर आपको याद होगा हमने ये कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स किए थे, और गाइस फैक्टर्स ऑलरेडी बहुत सारे थे, 14। तो हमने कहा था कोड की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा यार, ये जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर में से आपके पास पैसा आएगा, ये पैसा आप लगा सकते हो। अरे आप बिजनेस में जो भी पैसा लेके आ रहे हो गाइस, ऐसा तो है नहीं कि आप उनको हाथ में रखोगे या तिजोरी में लॉक करके रख दोगे। अरे भैया, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो उन लोगों को कुछ दोगे जिन्होंने ये पैसा दिया है। अब देखो इधर, तो ये पैसा आप कहां डाल सकते हो? या तो फिक्स कैपिटल में, या आप डाल सकते हो वर्किंग कैपिटल में। तो मैंने आपको कल बताया था कि आपके कैपिटल का वो पार्ट जो आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो, उसको हम कहते हैं हमारा फिक्स कैपिटल। और कैपिटल का वो पार्ट जो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, मतलब आज आपने डाला और लगभग अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ्स के अंदर वापस वो पैसा आपके पास कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कहते हो वो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, तो मैंने कहा अब मैंने आपको ये फिक्स कैपिटल समझाया था, और मैंने आपको इस फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स भी समझाए थे। याद आ रहा है? देखो यार, ये जो रिवीजन होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप घर पे भी रिवाइज करो ना, तो रिवीजन करते वक्त एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप जब भी आगे का पढ़ो, फटाफट 3 से 4 मिनट 5 मिनट पुराना स्नैपशॉट ले लो। अरे मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूं इतने शॉर्ट हैं और इतने डिटेल में भी हैं कि कहीं अटक जाओ तो आइडिया भी लग जाए कि उसमें क्या था, और फटाफट 10 to 15 मिनट्स में आप पढ़ सकते हो। तो गाइज मैंने कहा ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, इससे हमें यह पता पड़ता है कि हमें फिक्स कैपिटल कम चाहिए या हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो पता क्या पड़ता है यार मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स कैपिटल कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए। मैंने कहा ये फैक्टर्स में आपको याद होगा हमने कोड पढ़ा था, एनएसजी, चले, ताज, कुलाबा फॉर डिफेंस। याद आ रहा है क्या? एनएसजी, चले, ताज, कुलाबा फॉर डिफेंस। अब मैंने कहा आज हम वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि जब आप फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हो, जब इन फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आप कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हो। क्या कहते हो? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए आप डिसीजन लेते हो। तो पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यार, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं पहले, ताकि विजिबिलिटी हो जाए अपनी। विजिबिलिटी हो जाए, विजिबिलिटी हो जाए। विजिबिलिटी चली कैसे गई? फाइल ओपन कर लेते हैं अपनी। फाइल ओपन हो गई। चलो, तो मैं ये कह रहा था यार, हम लोगों ने ये सारे के सारी चीजें तो कवर कर ही ली थी। अब मैंने कहा इसी में नीचे एक मैंने छोटा सा आपको ये पॉइंटर बना के दे रखा है।
ये जो छोटा सा पॉइंटर है, इस छोटे से पॉइंटर में आप देखो क्या क्या है डिटेल में। यहां पे ये डिस्कशन किया गया है कि ये जो आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हो या फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हो, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मतलब ये इतने ज्यादा इंपैक्टफुल क्यों होते हैं। मैंने कहा बिकॉज वो आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इफेक्ट को डिसाइड करते हैं। यार आपने डिसाइड किया कि आप एक 10 करोड़ की मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट करोगे, अरे भैया 10 करोड़ की मशीनरी हर दिन थोड़ी ली जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी ये टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, तभी तो जाके अपने को मोबाइल नेटवर्क और टावर्स मिलते हैं। यार एक बात बताओ, इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी में पैसा डाला जो कि कुछ ही समय बाद आउटडेटेड हो जाएगी, तो वो कंपनी टेलीकॉम वाली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब जब भी आप ऐसे डिसीजन लो जो कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंस्पायर करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, ठीक है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। देखो गाइज, मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा हूं, ये जो हेडिंग है ना, आपको ये हेडिंग अच्छे से आनी पड़ेगी। हेडिंग में अगर कोई डिफिकल्टी रह गई तो आप समझ लो दिक्कत है। बार बार कनेक्ट करो, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपके फिक्स कैपिटल वाले जो डिसीजन होते हैं इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं। आपने ये डिसीजन गलत लिया, मान लो आपकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो गई, ग्रोथ क्या हो गई, इफेक्ट हो गई। नंबर 2, यार जब भी आप ये फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेते हो ना, यहां पे ऐसा नहीं होता कि आपने कोई इंप्लॉय रखा और महीने के 4,000 रुपए दे रहे हो, 40,000 रुपए दे रहे हो। अरे भैया यहाँ इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होता है, ये 10 करोड़ भी छोटा लिया है मैंने, अरे लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। अभी टेलीकॉम कंपनी जब 4G के लगा रही है, 1.25 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट किए इन्होंने। तो यार फंड्स क्या है, बहुत बड़ा इन्वॉल्व है फंड्स, यहाँ पे इतना मेजर फंड इन्वॉल्व है, तो भैया ये डिसीजन तो इंपॉर्टेंट हो ही गए। कुछ भी गड़बड़ हो गई, इधर उधर ले लिया डिसीजन, कंपनी गई पानी में। तो इसलिए क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ये इंपैक्ट करते हैं। उसके बाद इसमें जो फंड्स इन्वॉल्व हैं वो भी बड़े हैं, इनमें रिस्क भी इन्वॉल्व रहती है, ऑब्वियसली फंड बड़े इन्वॉल्व हैं तो रिस्क भी रहती है। तो ये डिसीजन सोच समझ के बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए लेना चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जो बाहर के फैक्टर्स हैं जो भी फर्म को इफेक्ट करेंगे उनको भी देखो। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल, यार ये डिसीजन ऐसे नहीं होते जिनको आप रिवर्स कर दो। जैसा मैंने कहा ना, आपने एक एम्प्लॉय रखा 1 लाख रुपए का, आपको लगा यार ये एम्प्लॉय तो रिटर्न ही नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसको रिवर्स कर सकते हो, उसकी जगह कोई दूसरा रख सकते हो। बट यार आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, 1.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, भैया अब क्या होगा, वो तो हो गया जो हो गया। कंपनी आपको वापस थोड़ी देके पैसा वापस रिटर्न कर देगी आपका। अरे यस के नो, तो समझ में आया व्हाई दीज डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंपैक्ट करता है, फंड बड़े हैं, रिस्क बड़ी है, और दूसरा ये वापस रिवर्स नहीं होते हैं। तो एक बार सोच के डिसीजन लेना चाहिए। तो ये गाइस छोटी सी चीज एक डिस्कस करनी थी। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे, और मेन पार्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वर्किंग कैपिटल। तो गाइस सबसे पहले ये वर्किंग कैपिटल होती क्या है, तो मैंने कहा उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा चार्ट समझाता हूँ, छोटा सा चार्ट समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा वर्किंग कैपिटल क्या होती है। यार मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक कंपनी है और मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, उस रॉ मटेरियल को मैं प्रोसेस करता हूँ, वो WIP बनता है। मैंने कहा WIP बनने के बाद वो फिनिश गुड्स बनता है, ठीक है। मैंने कहा वो फिनिश गुड्स बनने के बाद मैं उसको उधार में डेटर्स को बेचता हूँ, और डेटर फिर मुझे क्या करता है कि कैश पे करता है, और अल्टीमेटली मैं क्या करता हूँ, रॉ मटेरियल का पेमेंट करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आज आपने एक रॉ मटेरियल खरीदा और आपको प्रोसेसिंग हुई, तो रॉ मटेरियल से प्रोसेस होने में लगभग 5 डेज लगते हैं, और प्रोसेस होने के बाद फिनिश गुड्स बनने में 10 डेज लगते हैं। अभी 2 मिनट में आपको ऐसा प्रैक्टिकल यूजेस समझ में आ जाएगा कि इसके जो फैक्टर्स है ना वो भी आपको टिप्स पे हो जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि आपको ये मतलब समझ में आ गया है कि वर्किंग कैपिटल क्या है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बच्चा अगर अटकता है BS में, वो इसलिए अटकता है क्योंकि वो टर्म्स ही नहीं समझता। वो कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट को पढ़ने के बजाय वो सोचता है कि मैं ये फैक्टर्स याद कैसे करूंगा। अरे यार आप ना कॉन्सेप्ट पढ़ो, हो सकता है फैक्टर्स में किताब में एक लॉजिक दे रखा हो, आप उस फैक्टर्स के 15 लॉजिक समझा दो कि बिजनेस में इस वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स,
ठीक है। तो मैंने कहा 10 डेज लगे फिनिश गुड्स आने में। उसके बाद गाइज मैंने कहा डेटर बनने में, मतलब माल जो आपने बना दिया अपने आप तो बिकेगा नहीं, आपको बेचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 15 दिन लग गए जी, 15 डेज लग गए। मैंने कहा उसके बाद डेटर ने आपको भी पैसा हाथों हाथ तो देंगे नहीं, उन्होंने 20 दिन लगा दिया आपको पैसा देने में। अब मुझे एक बात बताओ, 5 दिन प्लस 10 दिन प्लस 15 दिन प्लस 20 दिन, मतलब टोटल कितना हो गया? 50 डेज। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50 दिन तक मेरे पास कोई कैश नहीं आएगा? बट इन 50 दिन मुझे तो खर्चा करना पड़ेगा ना रोजमर्रा का, किसी को सैलरी देनी है, माल का पैसा देना है। तो भैया ये जो 50 दिन तक मेरी जेब से पैसा लगेगा, तो ये जो एक्सपेंस होता है जिसके लिए जो कैपिटल चाहिए उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यार, ये कोई छोटा मोटा एस्पेक्ट नहीं है। 50 दिन मतलब हर एक कंपनी ये अपनी वर्किंग कैपिटल निकालने की कोशिश करती है, और इस साइकिल को एक नाम दिया जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। क्या नाम दिया जाता है? ऑपरेटिंग साइकिल। कि भैया आपके जो ऑपरेशन है उसकी लगभग आपको 50 दिन लगते हैं इस पूरी साइकिल को घूमने में। देखो इसको एक बार, तो गाइज आपने देखा ये ऑपरेटिंग साइकिल जो हमने डिस्कस किया, यार ये ऑपरेटिंग साइकिल ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार अब मैं थोड़ा सा आपको इसी ऑपरेटिंग साइकिल से ये जो मतलब है ना वर्किंग कैपिटल का, ये समझा देता हूं। देखो यार, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस, मैंने आपको कहा कि भैया उस ऑपरेटिंग साइकिल में 50 डेज लग रहे हैं, तो हमारे पास पूरी की पूरी साइकिल घूम के पैसा वापस कब आएगा? 50 दिन में। तो 50 डेज तक हमारे को ये डे टू डे एक्सपेंसेस तो मैनेज करने हैं। तो 50 डेज के लिए जो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी उसको हम क्या कहेंगे? हमारी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। जब मैं कहता हूं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब है करंट एसेट्स। क्या है बेटा? करंट एसेट्स। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, गाइस ध्यान से देखना, मैंने कहा आपको, मैंने अभी यहां पे ये 50 डेज समझाया तो सही, बट ये 50 डेज आपको मैंने बताया ये तो डेज में आया कि कितने दिन की हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है। अगर तुमसे मैं ये पूछूं ये 50 डेज में आपको वर्किंग कैपिटल की क्या जरूरत पड़ेगी, अमाउंट भी तो निकालोगे। तो अमाउंट आप कैसे निकालोगे? भैया आपने कितना रॉ मटेरियल में पैसा डाल रखा है, कितना आपका वर्क इन प्रोसेस में पैसा अटका हुआ है, कितना फिनिश गुड्स में अटका हुआ है, कितना आपका डेटर्स में अटका हुआ है। तो बेसिकली इन सब जगह जो आपका पैसा फंसा हुआ है वो टोटल मिला के आपकी वर्किंग कैपिटल होती है। तो अब हमने कहा वर्किंग कैपिटल दो टाइप की होती है, एक हम कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये जो टोटल पैसा करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड है, ये जो टोटल पैसा करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड है, मैं कहता हूं यार ये मेरा क्या है? ये मेरा करंट एसेट है। मैंने कहा अगर मैं नेट वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जब ये टोटल करंट एसेट, मतलब ये पैसा तो वो है जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है, या तो रॉ मटेरियल खरीद रखा है या हमने WIP में पैसा डाल के रखा है। WIP मतलब ऐसा मटेरियल जिसपे कुछ काम तो हो चुका है बट फिनिश गुड्स बचने में कुछ काम बाकी है, मींस मोर देन रॉ मटेरियल बट लेस देन फिनिश गुड्स। और बना बनाया स्टॉक पड़ा है, डेटर्स को उधार में जो माल बेच रखा है, मतलब ये जो टोटल मेरा करंट एसेट हो गया ना, ये मेरी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो गई। बट यार जैसे मैंने लोगों को उधार में माल बेचा है, ऐसा भी तो हो सकता है कई लोगों ने मुझे भी उधार में दिया हो। तो जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया करंट एसेट्स में, उसमें से जितना मेरे को उधार मिला मैं माइनस कर दूं तो ये जो नेट अमाउंट आएगा, दिस विल बिकम माय नेट वर्किंग कैपिटल। इज द स्टोरी क्लियर टू यू गाइस? दिमाग में सेट हो गया आपने को? अभी और सेट होगा क्योंकि मेनली अब हम चल रहे हैं फैक्टर्स पे। गाइस ये छोटी छोटी चीजें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी क्योंकि 1 मार्कर्स आएंगे। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल। आपसे पूछा जा सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर चीज देखिए कि बताओ ये हमारी वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट डालती है, इसलिए आपको यहाँ पे ये एक एक चीज समझना बहुत जरूरी था।
अब मैंने कहा आते हैं अपन फैक्टर्स पे। किसके आते हैं बेटा? फैक्टर्स पे। यार ऑलरेडी अब ट्रेंड हो आप, जब भी कोई हेडिंग आती है पहले अपने आप से अब सवाल पूछोगे तुम, वेदर, ये क्या है फैक्टर्स, वेदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन इज मोर और लेस, मतलब ये फैक्टर्स हमें ये जज करने में हेल्प करेंगे कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए कि वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। आ रहा समझ में? ये फैक्टर्स हमें इस चीज में हेल्प करेंगे। अब ध्यान से सुनना, एक एक अपन करेंगे डिटेल में, एक एक अपन करेंगे डिटेल में। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ बिजनेस। याद है हमने नेचर ऑफ बिजनेस वहां भी पढ़ा था। गाइस देखो आपको मजे की बात बताता हूं, शुरू के 3 इसमें और उसमें सेम ही है, वहां पे भी एनएसजी, यहां पे भी एनएसजी। यार देखो नेचर ऑफ बिजनेस में अब ज्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है भाई। जो कंपनी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके पास ना तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, ना रॉ मटेरियल होगा, ना फिनिश गुड्स होगा, क्योंकि सर्विस में तीनों ही नहीं होते। तो यार उसको जो पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा करंट एसेट में वो तो कम होगा। वहीं एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं से माल खरीद रही है और वो माल कहीं और बेच रही है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को फिनिश गुड्स तो रखना पड़ेगा। माना ये मैन्युफैक्चर नहीं कर रही तो रॉ मटेरियल नहीं होगा, WIP नहीं होगा। बट मैंने कहा अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करो तो भैया मैन्युफैक्चरिंग के वाले के पास तो रॉ मटेरियल भी होगा, WIP भी होगा, फिनिश गुड्स भी होगा। तो भैया इसको तो वर्किंग कैपिटल में पैसा ज्यादा डाल के रखना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे ज्यादा, यहां पे कम और यहां पे सबसे कम। स्टोरी क्लियर है? अगला स्केल ऑफ ऑपरेशंस। अरे भैया आप हाई स्केल पे ऑपरेट करते हो, मतलब अगेन वही, आप पेप्सी कंपनी वाले हो और एक है कोई छोटी मोटी कोल्ड ड्रिंक ब्रांड वाला जो लोकली बेचता है। तो यार पेप्सी वाले को तो जो रॉ मटेरियल है, जो WIP है, जो फिनिश गुड्स है वो ज्यादा रखने पड़ेंगे क्योंकि माल पूरे वर्ल्ड में जाता है। वहीं पे अगर एक कोई लोकल प्लेयर है जो एक बहुत ही छोटी सी जगह ऑपरेट करता है, तो यार उस बंदे का तो जो ऑपरेशन लेवल होगा वो स्मॉल स्केल होगा। तो स्मॉल स्केल होगा तो रॉ मटेरियल भी कम, WIP भी कम, फिनिश गुड्स भी कम, तो अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम। तो गाइस आपको समझ में आ रहा है कैसे नेचर ऑफ बिजनेस और स्केल ऑफ ऑपरेशन हैम्पर करते हैं या रिक्वायरमेंट डिसाइड करते हैं वर्किंग कैपिटल की। मैंने कहा उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। यार एक बात बताओ, तुम्हारी कॉलोनी में ना 2 दुकानदार है। कितने दुकानदार हैं? 2। तो मुझे अब आप जवाब देना, देखते हैं कौन सही देता है। मैंने कहा एक दुकानदार को लगता है कि यार सब लोग मुझसे ही माल खरीदेंगे, और एक दुकानदार है उसको लगता है मेरे से कोई माल नहीं खरीदेगा। मुझे बताओ ना स्टॉक कौन ज्यादा रखेगा? स्टॉक कौन ज्यादा रखेगा? यार स्टॉक तो वही आदमी ज्यादा रखेगा ना जो आदमी को लग रहा है कि यार माल ज्यादा बिकेगा, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट ज्यादा लग रहे हैं। तो भैया जिसको लगेगा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है उसका वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, और जिसको लगता है नहीं यार ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है ज्यादा तो वो माल भी कम रखेगा, तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम। गाइस मैं स्टॉक का एग्जांपल लेके इसलिए समझा रहा हूं ताकि कनेक्ट करना आसान हो जाए। यहां पे जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है वर्किंग कैपिटल की, वो तो टोटल वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है। आ रहा समझने? बट एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप कनेक्ट कर सकते हो इसको बेटर। तो मैंने कहा ये तीनों के तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिए, और एनएसजी पहले पढ़ ही रखा था। अब मैंने कहा अगला वाला फैक्टर आते हैं अपन, और बहुत ही आसान है यार। आपने ऊपर का मतलब समझ लिया ना तो ट्रस्ट में बहुत आसान होंगे, और फिर कोड दूंगा तो याद भी हो जाएंगे। मैंने कहा अब उसके बाद है सीजनल फैक्टर्स। क्या है उसके बाद बेटा? सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स में क्या आता है यार? सीजनल फैक्टर में आता है, मुझे एक बात बताओ, अगर दिवाली का सीजन आसपास है, दिवाली का सीजन आसपास है, तो जो पटाखे वाले लोग हैं वो पटाखे ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, ज्यादा स्टॉक रखेंगे कि कम रखेंगे? ऑब्वियसली ज्यादा। वहीं अगर लीन सीजन होगा, दिवाली चली गई, उसके बाद क्या पटाखे वाले बम्पर लेवल पे पटाखे मैन्युफैक्चर करेंगे? नहीं। क्या बम्पर लेवल पे स्टॉक मेंटेन करेंगे? नहीं। तो यार सिंपल सा फंडा है, जब पीक सीजन होता है ना, जब पीक सीजन होता है तब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। जैसे ही लीन सीजन आया वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज। अरे यार पहले तुम्हें कोई चीज 100 रुपए की मिलती थी, अब वो मिलने लग गई 125 की। अरे मार्केट में अगर इन्फ्लेशन वाली कंडीशन है तो आपको जो चीज पहले कम मिलती थी, आपके 100 रुपए लगते थे, अब लगेंगे 125 रुपए, 125। सो डोंट यू थिंक बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन योर इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट विल राइज? तो ऑब्वियसली आपके राइजिंग इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो भैया आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, डिक्रीजिंग अगर है तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? कम चाहिए। ठीक है। क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड मतलब समझते हो? मतलब आपको जब क्रेडिट मिला तो भैया आपको देखो, मैंने फॉर्मूला बताया था कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी होगी और वो आपकी वर्किंग कैपिटल निकालेगी। तो अगर बाजार में आपको क्रेडिट मिल रहा है लेट्स से 1000 रुपए का, तो ऑटोमेटिकली जितना ज्यादा आपको क्रेडिट मिलता जाएगा आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यार आप सोचो, आपने करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है 10,000 रुपीज का, मार्केट में आपको क्रेडिट मिल रहा है 1000 रुपए, तो आपका वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? 9,000। अब मुझे बताओ, अगर ये मार्केट में आपको क्रेडिट नहीं मिलता, मार्केट में आपको उधार नहीं मिलता, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहता? 10,000। तो बेसिकली जहां पे क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता वहां इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ज्यादा। जहां क्रेडिट अवेलेबल होता है वहां इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कम। तो बेसिकली ये दोनों का इंटर रिलेशन है। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है? ये मैंने अभी आपको पूरा का पूरा ये बताया यार, बना के मैंने आपको ये बना के दिखाया। ये प्रोडक्शन साइकिल है। मतलब सोचो, आपका रॉ मटेरियल बनने के बाद, ये फिनिश गुड्स बनने के बाद अभी 10-15 दिन लगते हैं, लेट्स से कल को 100 दिन लगने लग जाएं, तो भैया आपकी प्रोडक्शन साइकिल अगर लंबी होगी तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। पहले आपको 15 दिन तक का पैसा अरेंज करना था, अब 100 दिन तक का करना है। तो भैया प्रोडक्शन साइकिल जब बड़ी होगी, जब प्रोडक्शन साइकिल बड़ी होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? लॉन्गर होगी तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। अगर ये शॉर्टर होगी तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी? कम होगी। यहां तक की क्लैरिटी एक बार देख लो यार, यहां तक देख लो, थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग। डन है गाइस? डन है? बिल्कुल दिमाग में जा रहा है अच्छे से? जवाब देते रहो। जा रहा है दिमाग में अच्छे से? चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पे, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यार एक बात बताओ, लेट्स से तुम्हारी एक फ्रूट की दुकान है। अरे वैसे तो तुम पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बनोगे, बट फ्रूट वाला भी कोई छोटा आदमी थोड़ी होता है। तो मैंने कहा ये जो फ्रूट है ना, अगर तुम्हारी फ्रूट की दुकान है और लेट्स से आप कोकोनट बेचते हो, कोकोनट वाटर। अब मैंने कहा आप जिस एरिया में रहते हो वहां कोकोनट बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप रोज के 10-10 लेके आओगे। बट अगर सोचो आपको कोकोनट लेने ऑल द वे केरला जाना पड़े, कहां जाना पड़ेगा? इस ऑल द वे केरला। तो यार आप केरला क्या हर बार 10 नारियल लेने जाओगे? नहीं। तो इसका मतलब यह है, अगर आपके रॉ मटेरियल की फ्री अवेलेबिलिटी है, मतलब आसानी से मिल रहा है, तो आप कम क्वांटिटी में भी परचेस कर लोगे। तो जब कम क्वांटिटी में स्टॉक परचेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट्स में क्या होगा? कम होगा। वहीं अगर इंटरप्टेड अवेलेबिलिटी है, इंटरप्टेड अवेलेबिलिटी मतलब आसानी से रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, आपको दूर जाना पड़ रहा है, तो बेटा जब आपको दूर जाना पड़ रहा है, इंटरप्टेड अवेलेबिलिटी है, तो उस केस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उस केस में एक सिंपल सा फंडा ये होगा कि भैया इंटरप्टेड अवेलेबिलिटी है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक साथ ज्यादा स्टॉक लेके आना पड़ेगा ताकि बार बार नहीं जाना पड़े। क्या करना पड़े? एक साथ ज्यादा स्टॉक लेके आना पड़ेगा ताकि आपको बार बार लेने जाना ना पड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा ये आस्पेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये प्रैक्टिकल बिजनेसेस की क्या है? डिफिकल्टी है। प्रैक्टिकल बिजनेसेस की डिफिकल्टी है रॉ मटेरियल। अब आ जाओ बेटा बिजनेस साइकिल। अरे यार कई बार ना बिजनेस साइकिल ऐसी होती है, आपका धंधा जबरदस्त चल रहा होता है, बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा होता है। लेट्स से कि आप एक फ्रूट वाले ही हो, मान लो आप एक एक दिन में 1000 नहीं 10,000 नारियल बेच रहे हो, तो भैया मतलब आपका बिजनेस साइकिल अभी बूम पे चल रहा है, मतलब बढ़िया माल बिके जा रहा है।
जब बढ़िया माल आपका बिके जा रहा है तो ऑटोमेटिकली जब बढ़िया माल बिके जा रहा है तो आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रखना पड़ेगा। अरे 10,000 नारियल रोज के बिकते हैं तो एटलीस्ट आप 50-60 हजार नारियल स्टॉक में तो रखोगे अगले 4-5 दिन का स्टॉक कम से कम। तो भैया जब बूम होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में ज्यादा होता है, वहीं अगर डिप्रेशन है, माल कम बिक रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कम होगा। स्टोरी क्लियर है। अब आ जाओ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे, समझने की कोशिश करना ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होता है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब ये होता है तुम कैसे एफिशिएंटली काम कर पा रहे हो कि इनएफिशिएंट हो। मेरे को एक बात बताना, आप स्कूल में एग्जाम देने जाते हो और आप क्या है ना बिल्कुल ही वैसे टाइप के बच्चे हो, मतलब पेन लेके गए, पेन वहीं छोड़ के आ गए, स्केल लेके गए, स्केल वहीं छोड़ के आ गए। अब तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम चालू होने वाले हैं तो मम्मी ने कहा यार पेन लेके आते हैं इसके लिए। अब भैया तुम बिल्कुल इनएफिशिएंट आदमी हो, समझ रहे हो, तो अब तुम्हारी मम्मी पेन 1 लेके आएगी कि 10 लेके आएगी? ऑब्वियसली 10। बोले यार ये तो कल को खोके आ जाए तो अब जब आप एफिशिएंट नहीं हो तो उस केस में आपको स्टॉक ऑफ पेन भी ज्यादा मेंटेन करना पड़ रहा है। सेम टू सेम कंपनी के साथ होता है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं है तो उसको भी करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। वहीं अगर कंपनी, कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही एफिशिएंट है, उसको पता है एक पेन में लेता हूं 4 पेपर लिखता हूं, तो मम्मी 2 पेन आप ले आना, तो भैया इसका करंट एसेट में भी इन्वेस्टमेंट कम होगा। अरे यस के नो? अरे मैं बच्चे के हिसाब से समझा रहा हूं, समझ पा रहे हो? अगर कंपनी को भी इन्वेस्टमेंट करना है करंट एसेट में, अगर वो एफिशिएंट है तो उसका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रहेगा। अगर कोई दुकानदार है, उसको पता है मैं 1 महीने के कितने मैगी के पैकेट बेच सकता हूं, बिल्कुल एफिशिएंटली उसको पता है, तो भैया वो उसी हिसाब से अपना ऑर्डर बुक क्या करेगा, मेंटेन करेगा। जिसको नहीं पता वो बस लाके सामान रखता रहेगा, जो बिक गया वो ठीक है, जो नहीं बिका वो वहीं पड़ा रहेगा। तो गाइज हमने देखो ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब आते हैं लेवल ऑफ कंपटीशन। या लेवल ऑफ कंपटीशन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये लेवल ऑफ कंपटीशन भी ना डिटरमाइन करता है आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा करंट एसेट्स में। गाइज वापस हेडिंग से कनेक्ट करो, इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि आपको करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना है कि कम। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हर एक के सामने कम से कम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में दे रहा हूं। लेवल ऑफ कंपटीशन, आपने देखा होगा अगर आप एक सिटी में जाओगे, किसी भी सिटी में, तो दुकानदार कई ऐसे सामान रखता है जो आपको भी 3-4 साल हो गए हैं देखते हो कि ये रखे तो रहते हैं, कोई खरीदता नहीं है। आ रहा समझे? वहीं आप एक गांव की दुकान में जाओ, वहां पे दुकान बड़ी दिखेगी बट सामान नहीं है, खाली पड़ी है। दोनों में ऐसा फर्क क्यों है यार? शहर में क्या होता है, कंपटीशन बहुत है। कल को कोई आदमी एक चीज मांगने आया, उसको आपके यहां नहीं मिली, वो दूसरी दुकान पे जाएगा, कल को वो वहां मिल गई और वहां से दोस्ताना बढ़ गया, तो भैया अपना माल बिकना बंद, वहां से माल खरीदना चालू। तो कंपटीशन ज्यादा है तो स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करके रखना पड़ेगा, ताकि आदमी अपने यहां चौखट से किसी दूसरे की चौखट पे ना जाए। वही एक बात बताओ मेरे को, गांव में क्या होता है, पूरे गांव में एक ही दुकान है, तुम गए, बोले यार एक देना, हमें विम बार देना। उसने कहा 4 दिन बाद आना, अभी जाने का मन नहीं है शहर में, तबीयत थोड़ी सी खराब है। अब उसको पता है यार ये 10 रुपए की विम बार, 15 रुपए की विम बार लेने कोई शहर तो जाएगा नहीं, तो वहां पे कंपटीशन कम है, तो भैया वहां पे मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स भी क्या है, कम। तो लेवल ऑफ कंपटीशन हाई है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कम है तो कम। क्लियर है? अब आखिरी क्रेडिट अलाउड। यार क्रेडिट अलाउड मतलब आप उधार में कितना माल बेचते हो। यार देखो डेटर करंट एसेट्स का पार्ट है, जितना ज्यादा उधार बेचोगे उतनी ज्यादा करंट एसेट्स बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपकी एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मतलब बड़ी लचीली टाइप, किसने आके कहा भाई साहब 90 दिन बाद पैसे दूंगा, तुमने कहा ठीक है माल तो लेके जाओ। कोई आया भाई साहब घर में दिक्कत है, 150 दिन बाद पैसे दूंगा, तुमने कहा माल तो लेके जाओ। तो भैया ये जो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है ना, ये कोई रिटर्न, मतलब ये लिबरल पॉलिसी अगर आपने अपना ली तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि डेटर्स बढ़ते जाएंगे,
अगर आपकी स्ट्रिंजेंट है मतलब कठोर, आप मतलब बोले 30 दिन में पैसा आना चाहिए मतलब आना ही चाहिए, तो आपकी स्ट्रिंजेंट अगर क्रेडिट पॉलिसी है, तो भैया स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी है तो उस केस में क्या होगा कि भाई सामने वाले को उधार कम मिलेगा, उधार कम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली डेटर कम, डेटर कम तो करंट एसेट्स कम, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कम। देख लो एक बार। डन है गाइस, समझ में आ गया। अब अपन अपनी कोडिंग करते हैं भैया आगे कंटिन्यू। तो याद भी तो रखना है, समझ तो लिया, एग्जाम में याद आने की स्टोरी भी तो पता होनी चाहिए। याद करो पुराना कोड, याद करो पुराना कोड, बताओ फटाफट। NSG चले ताज कुलाबा फॉर डिफेंस। याद आ रहा है? नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, डाइवर्सिफिकेशन। याद आ रहा है? अब मैंने कहा इसी स्टोरी, मैंने क्या कहा था, पूरे चैप्टर की थीम एक ही होनी चाहिए यार। तो एनएसजी चले ताज कुलाबा फॉर डिफेंस, मैंने कहा इसके आगे क्या है, एनएसजी सिक्योर्ड इन कोलाबा पैलेस। ध्यान से देखना, क्या मैं पूरा लिखवाऊंगा, मैं पहले लिख देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों तो आपको पता ही है क्या है, एनएसजी। अब भैया एनएसजी ने क्या किया, एनएसजी गई और वहां पे उन्होंने ताज को बचा लिया, सिक्योर्ड इन। किसको सिक्योर्ड इन किया? कोलाबा पैलेस। सर वो जो ताज कोलाबा था, मैंने कहा उसको कोलाबा पैलेस भी आप कह सकते हो। ठीक है, कोलाबा का जो पैलेस था, जो महल था, उसको बचा लिया। कैसे बचाया? क्या था? एनएसजी सिक्योर्ड इन कोलाबा पैलेस। यहां पे है राइफल, बंदूक, क्या बोला मैंने, राइफल, बंदूक और कारतूस चला के। क्या बोला अपन ने? राइफल, बंदूक और कारतूस चला के। याद आ रहा है? देखो यार एक बार, ये तो कोड हो गया, एनएसजी सिक्योर्ड इन कोलाबा पैलेस, राइफल, बंदूक और कारतूस चला के। मैं कह रहा हूं पूरे के पूरे चैप्टर में एक ही कोड चलेगा गाइस। क्या चलेगा? एक ही थीम चलेगी, मुंबई अटैक, ताकि आपको याद करने में कोई टेंशन ही नहीं यार। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन सा थीम है यार, कोड किस पे थे यार? वो मुंबई अटैक्स पे था। अब पूरा कोड बोल दिया, अपने आप एग्जाम में कुछ भूल गए तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा अब आ जाओ इधर, मैंने कहा अब आ जाओ इधर। एन मतलब नेचर ऑफ बिजनेस, एस मतलब स्केल ऑफ ऑपरेशन, जी मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, एस मतलब सीजनल फैक्टर्स, आई मतलब इन्फ्लेशन, सी मतलब क्रेडिट अवेल्ड, पी मतलब प्रोडक्शन साइकिल, आर मतलब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, बी मतलब बिजनेस वाली साइकिल, ओ मतलब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। आ रहा समझे? सी मतलब कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन। सी मतलब क्या है बेटा, ये वाला सी, क्रेडिट अलाउड। तो आप देख रहे हो, आपने ये बस फटाफट कोड लिखा, ये फैक्टर किसके, फिक्स कैपिटल के, ये फैक्टर किसके, वर्किंग कैपिटल के। दिमाग में क्या हो गया, सेट। और यार अब देखो वो जो चार्ट है ना, अब मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूं, वो जो रिवीजन नोट्स है जो मैं आपको कह रहा था, ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बड़ी मेहनत लगती है यार बनने में, इनको बड़ी मेहनत लगती है। अब देखो ये, अब यार और थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं बस, मैं अभी दिखेगा नहीं, बस तुम्हें विजुअलाइज कराने के हिसाब से बना रहा हूं मैं। ये देखो, अब इसमें आप देखो, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। आप देखो यार, अब जब आप रिवाइज करोगे आपके लिए कितना आसान हो जाएगा ये पूरा पेज। यार आपको बिजनेस फाइनेंस आ गया, वाई बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फैक्टर्स क्या है इसके, मैंने कहा उसके बाद फिक्स कैपिटल क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं फिक्स कैपिटल के, इंपॉर्टेंस क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। यार आपको इसका कोड याद रखने की जरूरत ही नहीं है, 14 पॉइंट है, अपने आप याद आ जाएंगे। इन दोनों के मैंने फैक्टर्स बता दिए हैं। आरएस में इसमें 12 थे बट सारे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपके लिए बना दिया।
तो गाइस कोड बनाते वक्त भी ध्यान रखना, हर किसी के नहीं बनाने, जहां जरूरत है। मतलब इतनी रिसर्च कर चुके हैं अपन पढ़ाते पढ़ाते कि अपने को आइडिया है क्या याद रहेगा तुम्हें और क्या याद नहीं रहेगा। स्टोरी क्लियर है? तो मैंने कहा अब बढ़ते हैं इससे आगे की तरफ। आज बेटा मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा कि तुम्हें एनसीईआरटी में से क्या पढ़ना है। क्या बताऊंगा? तुम्हें एनसीईआरटी में से क्या पढ़ना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे वाला पॉइंट पहले, और एंड में जब जाएंगे तब बताऊंगा तुम्हें पढ़ना क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यार अभी हमने एक लेवल पढ़ के हम आ गए, बिजनेस फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स, फिक्स कैपिटल फैक्टर्स, वर्किंग कैपिटल फैक्टर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। गाइज ऐसे टिप्स पे होगा आपके पूरा चैप्टर, हाँ, जैसे जैसे आगे जाएंगे। मैंने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अब ध्यान से देखना आप, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चक्कर क्या है। मैंने कहा यार सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। कंसर्न विथ ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फंड। यार देखो नाम आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, नाम आपको यह सजेस्ट कर रहा है कि भैया फाइनेंस का मैनेजमेंट होगा, मतलब उसको मैनेज किया जाएगा। अब फाइनेंस में चीजें क्या होती है यार, फाइनेंस में दो ही एस्पेक्ट है वैसे मेनली, कि भाई आपको पैसा कहां से आएगा और आपको ये पैसा कहां डालना है। क्या बोला मैंने? पैसा कहां से आएगा, ये पैसा कहां डालना है। तो मैंने कहा यहां पे बात हो रही है प्रोक्योरमेंट की और यूजेज की। यार मुझे एक बात बताओ, आप प्रोक्योर कैसे करोगे? आप हमेशा उस सोर्स से प्रोक्योर करोगे जहां रिस्क भी कम हो और तुम्हारी कॉस्ट भी कम लगे। आप यूजेज क्या करोगे? जो पैसा आप कमा रहे हो आप उसका यूजेज क्या करोगे? बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है यार। जो पैसा आप कमा रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, जो पैसा आप लेके आए हो, कमा के रहे हो, जो आपने प्रोक्योर किया है, आप उस फंड का यूजेज करना चाहोगे। जहां इन्वेस्ट करो वहां रिस्क कम रहे और रिटर्न भी ज्यादा है। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? कहा आपकी रिस्क भी कम रहे और रिटर्न भी ज्यादा है। तो ये क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? अरे भैया सीधा सा ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। अरे भैया कंपनी में मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। तो इन शॉर्ट जो मालिक है उसकी वेल्थ बढ़ती रहे, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती रहे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। गाइस देखो छोटा क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड ये जो तीसरा वाला है ये 3 नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, हाउ शेयर होल्डर्स वेल्थ कैन बी मैक्सिमाइज। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में दे रखा है, मैंने उसको नोट्स फॉर्मेट में आपके लिए कन्वर्ट कर दिया। देखो इसको ध्यान से। हाउ शेयर होल्डर्स वेल्थ कैन बी मैक्सिमाइज, कैसे आप इसको मैक्सिमाइज करोगे। मैंने कहा सबसे पहले डिसीजन लोगे आप ऐसे, भैया मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर प्राइस। आप कोशिश करोगे भाई शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स होंगे, उन शेयर्स की प्राइसेस कैसे कैसे आप बढ़ाओ। भाई कैसे बढ़ेगी शेयर होल्डर्स की प्राइस? अरे आप ऐसे डिसीजन लो जिसमें बेनिफिट ज्यादा हो और आपकी कॉस्ट कम लगे। तो भैया बेनिफिट ज्यादा होगा, कॉस्ट कम लगेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर मार्केट में शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, जो पैसा आप मार्केट से उठा रहे हो उसको कम से कम कॉस्ट में क्या करो, लेके आओ। प्लस जो पैसा लेके आ रहे हो उसको कोशिश करो आप बढ़िया से बढ़िया बिजनेस वर्टिकल में डालो, मतलब जिसमें रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिले। क्लियर है? फटाफट ये तीनों पॉइंट एक बार देख लो। हमने ये जो तीनों पॉइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से किए, फटाफट देख लो। ये हमने मीनिंग पढ़ा, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, फिर हमने ये देखा कि ये जो ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाने का, ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो सकता है ये भी हम लोगों ने देखा। यहां पे आ रहा सुन में, ये भी हम लोगों ने देखा। क्लियर है बेटा यहां तक? अब मैंने कहा एक और छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर में, वो है इंपॉर्टेंस। क्योंकि अभी अपन ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा ही है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर देखा है तो उसकी इंपॉर्टेंस समझना बड़ा आसान होगा। गाइज आप जब बुक में पढ़ोगे ना, ऐसे इंपॉर्टेंस लिखी हुई है ना, कई बार ना समझ में ही नहीं आती। मतलब इस तरह से इंपॉर्टेंस समझाई हुई है कि बच्चा अटक सकता है। तो गाइज आज का जो अपना सेशन है इसमें जब ये हम इंपॉर्टेंस करेंगे तो मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल में समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट सेम है। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता होना चाहिए, अब तो दिमाग में घुस गया होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना। अब मैंने कहा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाना हमें इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिजनेस को सरवाइव करवाना है।
अरे ओनर ने धंधा चालू इसलिए किया है कि प्रॉफिट कमाए, ये तो इनएविटेबल, मतलब ये तो इनहेरेंट चीज है। अब मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, तो मैंने कहा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। अब देखो ध्यान से एक एक चीज, देखो ध्यान से एक एक चीज। मैंने कहा यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं कि साइज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बिजनेस, मतलब आप देखो ध्यान से, ये जब मैं आगे लिख रहा हूं ना ये भी एफएम है, क्योंकि जब हम ये कहें कि यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स की साइज बताता है कितने होंगे, मतलब हमें फिक्स्ड एसेट्स में 1000 करोड़ डालना है, 10,000 करोड़ डालना है, प्लस ये भी बताता है ये जो 10,000 करोड़ डालने हैं ये बिल्डिंग में कितने डालने हैं, मशीन में कितने डालने हैं और किस में कितने डालने हैं। तो मैंने कहा गाइस ये आगे जो मैं लिख रहा हूं ना ये भी एफएम है, इसका मतलब आपको एग्जाम में क्लिक करने के लिए, पॉइंट को रिलेट करने के लिए हेडिंग से, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता पड़े कि फिक्स्ड एसेट्स में कितना अमाउंट डालना है। हमें यह पता पड़े कि फिक्स्ड एसेट्स में अगर हमें 1000 करोड़ डालना है तो उसमें से बिल्डिंग कितना होगा, मशीन कितना होगा, अरे ये सारी चीजें भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही डिसाइड करते हैं, तो ये भी एफएम है। ठीक है, अब देखो आगे, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स। अरे यार एसेट साइड या तो फिक्स्ड एसेट्स होंगे या करंट एसेट्स होंगे, तो भैया करंट एसेट्स आप ये भी डिसाइड करते हो कि क्वांटम ऑफ करंट एसेट मतलब करंट एसेट कितने होंगे प्लस उसका ब्रेकअप, कैश में कितना होगा, इन्वेंट्री में कितना होगा, डेटर्स में कितना होगा। अरे भैया फिक्स्ड एसेट्स डिसाइड हो गया, उसके बाद अब करंट एसेट भी डिसाइड करना होगा, ये भी क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो पहले दो पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, एसेट साइड से रिलेट कर लो बैलेंस शीट के, कि आपने फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा डालना है और कितना किस किस में डालना है वो आप यही डिसाइड करोगे। करंट एसेट्स में कितना डालना है, किस किस में डालना है, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही डिसाइड होगा। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना जरूरी है ताकि पता पड़े। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज। अरे यार आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आपको दो चीजें पढ़ाई थी, दो चीजें पढ़ाई थी, कौन सी दो चीजें पढ़ाई थी मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी और उन दो चीजों में सबसे पहली चीज क्या थी? मैंने कहा सबसे पहली चीज ये थी फिक्स कैपिटल, और फिर दूसरी पढ़ाई थी वर्किंग। मैंने कहा था फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म होता है, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म होता है। तो भैया ये जो आपका एसेट है इसका आप ब्रेकअप भी तो करोगे। भाई आपने एसेट में कह दिया भैया फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स मिला के हमें 5,000 करोड़ डालने हैं, तो भैया 5,000 करोड़ की आपको रिक्वायरमेंट भी है, तो आप सबसे पहले थर्ड पॉइंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि हमें 5,000 करोड़ रुपए जो चाहिए, 3,000 तो शॉर्ट टर्म के लिए हैं और 2,000 लॉन्ग टर्म के लिए हैं। अब लॉन्ग टर्म में भी हम देखेंगे पैसा कहां से लाएं, डेट से लाएं कि इक्विटी में आए। याद आ रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर, याद आ रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर के लॉन्ग टर्म लाओगे कि शॉर्ट टर्म लाओगे, आ रहा समझे? अरे भैया ये सारे के सारे भी क्या हैं, ये सारे के सारे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और लास्ट, अरे भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में चीजें आती है वो सब इंपैक्ट होती है। अगर आपने डेट लिया तो भैया ब्याज देना पड़ेगा, अगर आप कोई एसेट लेके आ रहे हो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसका मतलब ऑल आइटम्स इन द पीएनएल अकाउंट आर इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है। वापस फटाफट एक बार ओवरव्यू लेते हैं। मैंने कहा कितनी चीजें बताई, 5। पहले मैंने कहा फिक्स्ड एसेट्स कितना होगा, किस किस में होगा, करंट एसेट्स कितना होगा, किस किस में होगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट कितने होंगे, लॉन्ग टर्म में डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही सारे के सारे पीएनएल के आइटम इंपैक्ट होंगे। इसके कोड की जरूरत नहीं है, गारंटी है मेरी, याद रहेगा आप जैसे रिवाइज करोगे। तो गाइज यहां तक हम लोगों ने एक बार कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है अब एनसीईआरटी। अब गाइज समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। तो गाइज ये मैंने आपके लिए एनसीईआरटी ओपन अप कर दी। गाइज मैं आपको वापस कह रहा हूं, आपको एनसीईआरटी को प्राइमरी किताब लेके चलना है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये आपके लिए शॉर्ट हैंड है, आपको पढ़ने के बाद नोट्स में क्या चाहिए वो ऑटोमेटिकली यहां दिख जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा ये जो एनसीईआरटी, आप प्लीज कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो आप क्वेश्चन देखने के लिए यूज कर लो, केस स्टडीज प्रैक्टिस करने के लिए कर लो, बट कंटेंट के लिए मत करना। कंटेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही है। तो गाइस सबसे पहले आप ये एग्जाम्पल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप, ये एग्जाम्पल पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, बिजनेस फाइनेंस पढ़ोगे और इधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस चालू हो गई है। क्या चालू हो गई इंपॉर्टेंस, जो मैंने वहां तुम्हें पैराग्राफ में
को पॉइंटर्स में कन्वर्ट करके दिया है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ में दिख जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा इसके बाद अब आगे आओ, ये देखो साइज ऑफ बिजनेस याद आ रहा है, अभी अभी जो पढ़े थे हमने, ये जो साइज ऑफ बिजनेस और ये सारे के सारे ये पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने आपको इनको डिटेल में समझा दिया है। अब मैंने कहा उसके बाद आप देखो ऑब्जेक्टिव्स, अभी ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बता दिया है कि शेयर होल्डर्स वेल्थ को बढ़ाना, वो भी अपन ने कर लिया है। उसके बाद ये जो आगे पैराग्राफ लिखा हुआ है ना बहुत सारा, उसमें वो है हाउ टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, ये भी नहीं किए, ये नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। गाइस फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, ये भी अभी अपन ने नहीं किया, ये अपन आगे अगले लेक्चर में करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन अगले लेक्चर में होगा, ये भी अगले लेक्चर में होगा, ये भी अगले लेक्चर में होगा, डिविडेंड डिसीजन अगले लेक्चर में होगा। गाइज मैं जो बोलता जा रहा हूँ वो मार्क करते हुए जाना, बस जो अभी भी पढ़ना है, जो मैंने अभी बता दिया। फाइनेंशियल प्लानिंग अभी नहीं करना, आगे आएगा, आगे आएगा। उसके बाद आएगा मेरे प्यारे बच्चों अपना मेन पार्ट, क्या आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर गया क्या, नहीं, आगे 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 ये आया बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने ये कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है मेरे प्यारे बच्चों। ये कैपिटल स्ट्रक्चर आप एक एक लाइन रीड मारोगे। ये एग्जाम्पल अभी समझ में नहीं आएगा, मैंने कहा था ना कि जब पूरा चैप्टर हो जाएगा एक 20 मिनट्स का वीडियो इस पे स्पेसिफिकली होगा। अब मैंने कहा ये फैक्टर्स सारे के सारे कर लिए, ये फैक्टर्स पढ़ोगे आप सारे के सारे, ये सारे के सारे एक एक फैक्टर को डिटेल में डिस्कशन किया, आपको रीड मारने का है। अब आप देखो वर्किंग कैपिटल में ये फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों बता दिए मैंने, इंपॉर्टेंस बता दी, फैक्टर्स बता दिए, सारे के सारे फैक्टर्स हो गए यार, ये देख रहे हो 8 के 8 वर्किंग कैपिटल के सारे फैक्टर्स हो गए, वर्किंग कैपिटल के सारे फैक्टर्स हो गए। रिक्वायरमेंट हो गई किसकी, वर्किंग कैपिटल की। तो गाइस आप देख सकते हो कि हम लोगों ने अभी क्या छोड़ा है पता है, इसमें हमने वो 3 डिसीजन छोड़े हैं, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग और उसकी इंपॉर्टेंस छोड़ी है। बाकी अब आपको चैप्टर रीड मार लेना है एनसीईआरटी से, अगर आप चाहते हो नंबर जबरदस्त आए आपके। भले ही बाकी सब्जेक्ट में मुझे नहीं पता क्या नंबर कैसे क्या अरेंजमेंट है, मैं गारंटी दे रहा हूं जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वो आप फॉलो करो। हो सकता है आपके किसी भी सब्जेक्ट में अगर 90 नहीं भी आ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपको देके जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है बाकी सब्जेक्ट में आ रहे हैं बट इस सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दिया तो पीछे रह गए। तो आप बस मैं कह रहा हूं वो करते जाओ, आपके 90 95 प्लस या उसके भी आगे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि अपन हर एक बेसिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं अगले लेक्चर में। एनसीईआरटी का जो मैंने कहा था वो आपको रीड करना है, अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे हमारे डिसीजंस। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।